नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा हालात जो हैं वो गंभीर हैं और मामलात जो हैं वो इस जानिब जा रहे हैं। मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि नाज़रीन, असल में बुनियादी बात हिंदुस्तान पे डालने के बजाय मेरे ख़्याल से हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हमारी प्लानिंग क्या है फ्लड कंट्रोल की, वाटर रिजर्वायर्स की, और फिर अगर ये फ्लड आता है तो इसकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। वी शुड बी मोर इनवर्ड लुकिंग ताकि हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, अगर वो दुश्मनी में कोई काम करता है तो ये उसकी खसलत है, उसकी फितरत में शामिल है। हमारा ये कहना कि दुश्मन दुश्मनी क्यों कर रहा है ये लॉजिकल नहीं है। हमें उसको काउंटर स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए। बिलखुसूस मेरा शहर पैदाइश सियालकोट आज बड़ी मुश्किल के अंदर है। उसके अलावा नारोवाल और इर्द गिर्द के जितने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी सैलाबी कैफियत है। डाउन स्ट्रीम भी बहुत ज़्यादा सैलाबी कैफियत है। लाहौर में भी सैलाबी कैफियत है। मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त वो दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय फ्लड सिचुएशन एंड फ्लड्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ। रिपोर्टिंग में हमारे आ रहा है पंजाब में सैलाबी कैफियत, पंजाब नहीं पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत। ये पाकिस्तान है, ये पंजाब के दरिया में सैलाबी कैफियत। ये फिर वही बात करना, मुल्क में एक तकसीम पैदा करना, ये नहीं कहना चाहिए हमें। ये पाकिस्तान के दरिया हैं जिनमें सैलाबी कैफियत है। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, सब सूबे एक हैं। लिसानियत, सूबाइयत, इलाकाइयत से बढ़ के ये मसला है, ये सबका मसला है। कल लोग कह रहे खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए दुआ करें, पंजाब वालों के लिए बाद में करें। यार ये बाद में पहले वाली कोई बात नहीं रखें। हम सब पाकिस्तानी हैं, जो जो मुश्किल के अंदर है सबके लिए दुआ करें। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है, ये एक प्रोविंस की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नॉट ए प्रोविंशियल इशू, दिस इज़ अ नेशनल इशू। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। यहाँ पर भी इलाकाइयत, सूबाइयत, तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज़ करना है कि ये प्रॉब्लम जो है इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम। इट विल बी रिजॉल्व थ्रू बेटर वाटर मैनेजमेंट, बेटर फ्लड वाटर मैनेजमेंट, बेटर रिजर्वायर्स। ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जनाब पंजाब में नहरें बनेंगी, ठीक है, पंजाब में नहरें बनेंगी, सिंध में नहरें बनेंगी, सिंध में अगर नहरें बनेंगी तो पाकिस्तान के अंदर जो पानी का मामला है वो हल नहीं होगा, वगैरह वगैरह। मैं आई एम ट्रूली शॉक्ड, सारी दुनिया हैरान होगी। लेकिन एनीवे, आप चूँकि बात नहीं सुनते, आप लोग ज़िद्दी लोग हैं, तो मैंने अब इस्लाह करना छोड़ दी। डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम इन ट्राइंग टू रिफॉर्म द पीपल हु आर नॉट विलिंग टू बी रिफॉर्म्ड। पर फिर भी इट्स अ सजेशन, फूड फॉर थॉट, थिंक अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पर मैं आज जिस मौजू के ऊपर बात करूँगा वो टेक्सटाइल से भी मुंसलिक है, मुल्क की एग्रीकल्चर से भी मुंसलिक है और बिलखुसूस मौजूदा हालात से भी मुंसलिक है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब आसिफ इनाम साहब, जो कि साबिक चेयरमैन एप्टोमा सेंट्रल और इसके अलावा मौजूदा तौर पे नायब सदर FPCCI हैं। वेलकम करूँगा सर आपको शो में। थैंक यू। बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके सामने ये मामला रखता हूँ। अभी जो बात घर में हमारे शोबा तहकीक ने बताई कि आप लोगों और ओगरा के दरमियान कोई डिस्कशन हुई, कोई डायलॉग हुआ, कोई निगोशिएशन हुई, मुद्दा बताइए, फिर उसके बाद मैं दूसरे मौजू पर जाऊँगा। जी, एक तो इस वक्त जो हॉटेस्ट टॉपिक था वो ये है कि RNG के लोगों को 10-10 साल के बिल दे दिए 2015 के डिफरेंशियल्स के। अच्छा, तो उसके ऊपर अब विदहोल्ड हुआ है गवर्नमेंट का डिसीजन, और यही हुआ है कि ओगरा उसको टेकअप करके जो रेगुलेटरी बॉडी है फिर डिटरमिन होगा क्या होगा। तो होपफुली ये मसला तकरीबन रिजॉल्व। यू आर मूविंग टूवर्ड्स ए रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और वैसे भी अखलाकी तौर पे भी किसी को 10 साल पुराना बिल देना तो वैसे भी कोई कारोबारी और किसी लिहाज से ठीक नहीं है। जी, मतलब वाई मतलब 10 साल का बिल एक साथ बना देना, तो अगर 10 साल पुरानी तो वो भी कोई चीज़ हो तो लोग मतलब नहीं। अच्छा, वो नहीं बोलना, नहीं नहीं 10 साल हालात जो है, वाक़यात बदल जाते हैं भाई। तो मतलब 10 साल तो थोड़ी ज्यादती है। पर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ए प्रोडक्टिव सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। रोज़ ही एक प्रॉब्लम आता है, रोज़ ही एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर जगह ये है कि आपने देखा कि जी हमारी कैप्टिव पावर का और ग्रिड लेवी और ये सब लगी, तो एक्सपेक्टेशन थी पता नहीं कितना इंकलाब आ जाएगा, कितनी बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो वो भी कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल 30-40 अरब की बिलिंग बढ़ी है, 400 अरब का पूरा बिजली गैस का महकमा तकरीबन बैठ रहा है। अब उसके अंदर 2-3 चीज़ें, अब ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एफिशिएंट हैं
और एफिशिएंसी की उनकी मिसाल ये है कि उन्होंने कैप्टिव की जगह इंडस्ट्रियल पे कैप्टिव चलाने लगे। तो जो जो 2300 रुपये की है उसमें ग्रिड लेवी भी नहीं है, खामोशी खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह। खामोशी खामोशी क्या है? हाँ एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, एक्सप्लेन किया करें। देखिए ये ऐसा तरीके से नरम अंदाज से आप आगे निकल जाते हैं। देखिए ये है कि जी इंडस्ट्रियल है, उनके पास कनेक्शन लगा हुआ कैप्टिव है, उन्होंने कैप्टिव बंद किया, इंडस्ट्रियल पे लोड डाल दिया, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद कई लोगों ने ऐसा किया कि जो बायोमास के बॉयलर लगाए, बायोमास के बॉयलर से स्टीम बनाई। अब जो गैस बच गई तो वो उनको बिजली बनाने के लिए तो नहीं दी गई ना, उन्होंने इलीगली बिजली बनाना शुरू कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कॉस्ट जो है वो 18 रुपये, पूरा मुल्क रोता रहे कि जी बिजली का हाई बिजली और क्या हुआ। और गवर्नमेंट का वो जो है एक तरीके से ऑब्जेक्टिव कि वो इतने बड़े पैमाने पे गैस से शिफ्ट करें, वो ख़त्म हो गया। बल्कि अब तो 3-4 टियर आ गए। नहीं देखें, उसको आपको समझाना पड़ेगा ना। आप सब हमारे मैं लोग आपको इतने बताता तेज हूँ। थोड़ी हैं। मतलब आपका मतलब ये है कि मैंने बोला नहीं कि मैं उससे बना रहा हूँ, एंड आई गॉट अवे विद इट, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इट इज़ इलीगल टू मेक ऑन इंडस्ट्रियल कनेक्शन कैप्टिव पावर। नहीं लेकिन नहीं, इसमें तफरीक करें। आपका कहने का मतलब ये है कि captive एज एन इनपुट गैस इज डिफरेंट, नहीं, एज अ पावर जनरेशन के लिए अगर उसको यूज करते हैं तो इट्स डिफरेंट। तो आप करेक्ट? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके माने ये, अच्छा, और कितनी वो होगी तकरीबन, फर्क कितना होगा टैरिफ के अंदर तकरीबन कोई 50% से ऊपर है। वो 20 रुपए की पड़ेगी, वो 38 रुपए की पड़ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे का फ़र्क है। तो यानी मैंने अगर उसको इनपुट या रॉ मटेरियल के तौर पर शो कर दिया इंडस्ट्रियल, नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं शो किया ना आपने, तो कुछ भी नहीं किया। आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, आप जितनी गैस ले रहे थे उतनी ले रहे हैं, स्टीम बायोमास से बना ली, अल्लाह खैर से अल्लाह, दोनों काम ठीक हो गए। तो ये कर सकते हैं आप? ये इलीगल है। मतलब आपको इंडस्ट्रियल कनेक्शन इसलिए दिया है कि अगर आपने बायोमास बॉयलर लगा दिया है तो आप गैस का इस्तेमाल बंद कर दें, इसलिए थोड़ी दिया है कि आपकी जो मर्जी करें। तो ये कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं। नहीं तो और कौन करेगा? जो ज़ाहिरी बात है, जिनके पास गैस का इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वही करेंगे। अच्छा, मैंने आपको देखा है, आप एक्सट्रीमली इस मामले के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि आप ज़रूर पूछिएगा आसिफ इनाम साहब से, वो ये कि क्या वाकई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बहुत सारी ऐसी जो कि एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर पावर इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव, उसमें एनर्जी की जो ब्रेकडाउन ओवरऑल कॉस्ट के अंदर अब ज़्यादा है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की जनरल बात करें ना तो टेक्सटाइल से ज़्यादा भी एनर्जी इंसेंटिव इंडस्ट्री है ना, इंटेंसिव जो है। सीमेंट हो गई? नहीं, सीमेंट ने तो बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा, सीमेंट तो दे हैव डन रिमार्केबल। कोल पे चले गए, हीट रिकवरी पे चले गए, विंड पे चले गए, सोलर चले गए, उन्होंने रिकवरी कर ली। तो वो तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ दिस बेस्ट एग्जांपल ऑफ कि आप जब गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाए, मेजॉरिटी स्पेशली जो साउथ में एक दो हैं, उन्होंने बड़ा इनोवेटिव लिया है। कोल पे भी सबसे पहले वही गए, रिकवरी भी उन्होंने सबसे पहले लगाई। तो अब तो क्लिंग की हीट वीट सब कुछ वो कर लेते हैं। तो दैट इंडस्ट्री शुड रन लाइक। आईपीपी भी उन लोगों ने लगाए? नहीं, वो छोटे मोटे हैं, वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा देखिए, आईपीपी जिन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया ना, उनसे तो अब नॉर्मल काम ही नहीं हो सकता। जिसकी रेशियो आईपीपी की 4-5% थी ना, तो वो जो आप टेबल डिस्कस करते रहे, एकदम ने प्रोग्राम पे भी दिखाया था, उसमें एफिशिएंसी टेबल आपने दिखाया था, उसमें तो बहुत इट वाज डिसमल। मतलब अब ये है कि जिसकी ऑलरेडी 50% इनकम ही आईपीपी हो, उससे अब काम होना, सीधा काम होना मुश्किल है। एक नेचुरल भी है, मतलब इजी मनी की जब आपको आदत पड़ जाए तो आपसे सही मेहनत का काम होगा कैसे? आपको कहने का मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इम्पैक्ट होती हैं। देखिए, एनर्जी प्राइसेस सारी दुनिया में ये है कि इंडस्ट्री जो है वो आपकी एक तो सबसे स्टेबल सोर्स होती है कंजम्पशन की, उसके अंदर पीक नहीं आती, उस पर सीजनल इफेक्ट नहीं आते, उस पर कोई चीज़ इस तरीके की नहीं होती, तो आप उसके ऊपर सबसे डिपेंडेबल सोर्स है। अब आपने सारा आपकी 65% अगर कंजम्पशन ही डोमेस्टिक है तो उसमें दिन रात का डिफरेंस, सीज़न का डिफरेंस, वो सारे इफेक्ट आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो हमारी इसलिए ज़्यादा फील होते हैं कि हमारी कंजम्पशन का उसका रेशो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो है भी नॉर्मली सबसे कम। आप अपने रेट बढ़ाए तो अब सोलर और ये तमाम चीज़ें लोग करते चले जाएंगे। उस पर सोलर को ब्लेम नहीं, ब्लेम तो उस, अब आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में 25,000 का आपका टोटल सिस्टम है, ख़रीद आपने 60-70 हज़ार ली। भाई किसी ने पूछा आपने किसने लिए, किसने लिए, क्यों लिए? आपने इनकरेज की पॉलिसी मुतबादिल तवानाई की? नहीं, मुतबादिल आपने भाई मुतबादिल की तो बात नहीं कर रहा मैं, तो ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल सिन
कि जब जो 70,000 मेगावाट कोयले से लेकर हर चीज़ के लग गए, ओरिजिनल सिंध किसने की है? वो तो इंडस्ट्री ने नहीं किया ना। वो जिन्होंने किया है, हाँ, नहीं सिंध तो मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो जिन्होंने किया है वो आजकल बच्चों की सालगिरहों पे जाके मुल्क की मईशत कैसे ठीक होनी चाहिए इस पर लेक्चर्स दे रहे हैं। और उन्होंने जनाब जस्टिफिकेशन के लिए, आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने वीलॉग्स बनवाए हैं 2-2 घंटे के, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है कि IPPs लगाना जो था बिल्कुल ठीक था और बिल्कुल सही टैरिफ पे लगे हैं। आपने वो प्रोग्राम देखा नहीं है। वो बबल गम या वो लॉलीपॉप या वो टॉफ़ी नहीं भी नहीं, आप बनाए, वो नहीं नो थे। सिग्नल टुवर्ड्स एनीवन। वो इसमें इस हद तक थे नहीं, वो शुरू के फेज में थे। बाकी तो कारनामा जो है वो दूसरे हैं। सब ने सर अंजाम दिया, आपको हाँ, कहना मतलब ही है। ये है। अच्छा, आपको ये अब सिचुएशन पर लेकर आऊंगा। आप देख रहे होंगे ये कश्तियां चल रही हैं दरियाओं हाँ, में, मतलब ये सब अजीब किस्म की। देखिए, एक बात तो आप हमेशा याद रखें कि जो 3 दरिया हैं, जो सिंतास पे भी अगर आपका मुआहिदा रहता है, जो मेरे ख्याल में रह गई, दे कांट अफोर्ड टू डू अवे विद इट। अगर आपका सिंतास मुआहिदा जो है वो रहता है और जो होपफुली रहेगा, तो उसमें ये तीनों दरिया पे इंडिया ने जो है वो डैम पूरे बना लिए। और उन्होंने या तो आपको ज़ीरो करना है या आपको भरपूर देना है। नो बट दे आर एट हाई फ्लड राइट नाउ। इंडिया इंडिया की में भी flood सिचुएशन है। अगर आप देखें, हाँ, इंडिया इज इन हाई फ्लड सिचुएशन। सर मेरी बात समझ लें, हाँ, जो रावी पे है, वो उनका जो डैम है आखिरी, वो हमसे कितने अप स्ट्रीम है? 85 किलोमीटर है ना, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं डिस्टेंसेस इतने नहीं है, इतने नहीं है ना। डिस्टेंसेस। और दूसरे, उन्होंने आपके इलाके में पानी नहीं आए, जो दुनिया की यानी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मसनूई झील बनाई है। और वो इन्होंने बिल्कुल तो आप गूगल अर्थ पे आप देख भी हाँ, सकते हैं, नाजरीन जो ये बता रहे हैं बात, आप इस्लाम- गूगल अर्थ पे जूम करके देखें, आपको पता लगेगा। उसमें वो है कि उनका जितना सरप्लस पानी है वो वेटलैंड बना के आर्टिफिशियल उन्होंने कर दिया, मगर उन्होंने कहा यहाँ नहीं आने दे। तो ये तो उनकी आपको मेंटालिटी। मैं एक वैसे बता दूं, आपके मुल्क के अंदर जो है वो आप कनाल भी एक नहीं खोद सकते, खोदें तो लोग शिकायत करते हैं। वहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं इतना बड़ा एरिया है नाजरीन के, जब आप सेटेलाइट से देखेंगे ना तो आप शौक पे आ जाएंगे। 86 तो उन्होंने, किलोमीटर है ना, 86 इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब वो अगर यहाँ रिजर्वायर बन भी रहा नहीं। होता तो एक तूफान मच जाता है। और यहाँ यूँ EFS की बात अधूरी रह जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे ख्याल रात को सोते वक्त भी एक दफ़ा EFS के बारे में सोचते हैं और अगर कोई उसकी हिमायत करे तो फिर उसके पीछे पड़े रहते हैं पूरा दिन, उसको सोने नहीं देते। तो सर क्या आपको देखें, नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं, मुझे तो नहीं, अब वो छोड़ देना, वो जुल्म की तारीख रात ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब आपका जो भी कोई ओपोनेंट तो नहीं है, वो तो जो रेसिपिएंट हैं इसके, वो तो कह रहे हैं कि हम तो बेनिफिशियरी हैं, कोई मिसयूज कर रहा है तो आप उसको रोकें, हम मना नहीं करते उससे। कौन मिसयूज़ कर रहा है ये वो बता देना। नहीं, वो कह रहे हैं उनको दरमियान नहीं में ही पता। होंगे ना, नहीं, कोई तो बुरी वो बता गंदी देना। मछलियां होंगी कोई बीच में। तो वो गंदी मछलियाँ पकड़वा देते ना, उन्होंने पकड़वाई गंदी मछली कोई अपनी, उनका काम था ना, उनकी एसोसिएशन है ना, उनको पता है ना कि कौन कर रहा है। ये तो बनियान वाले को पता होगा ना। आउटवे द कॉस्ट, नहीं, ये उनका कहना ही है। फॉर हुम? for them SMEs, for them नहीं, SME का downstream, for them value added textile, आप sorry, कैसी बात कर रहे हैं? Value बच्चों की इतनी फ्रेगमेंटेड स्कीम है कि अगर आप फिनिश कपड़ा मंगा लें तो गारमेंट वाले आपको टैक्स नहीं लगे। इसने तो सबसे बड़ा कमर तोड़ दी SME की। सिवाय एक जो कंपोजिट है, उसके अलावा तो हर आदमी नुकसान में। आप मुझे बताएं कि जिसने ग्रे क्लॉथ बेचना हो वो धागा नहीं मंगा सकता। but 50% of the biggies, the 50% of the biggies are now composite. आपने खुद ही बताया था प्रोग्राम में, 50% of the biggies are now भाई composite. वो तो इन पॉलिसीज़ की वजह से ना, ये 13 में भी यही हुआ कि जब हमें GSP प्लस मिला, उसका सारा फ़ायदा इंडिया ले गया। इंडिया से जो काम अब हो रहा है ना, यही काम इंडिया से हुआ था, बॉन्ड में और उन तमाम में। पकड़े गए लोग, वो आप जाएं तो कस्टम में फ़ाइल भी मिल जाएगी, नाम, और 60-60 में 16-12 का कपड़ा निकला, 80-80 में 20-20 का कपड़ा उन्होंने निकला। रैशनल भी दी, 20 नहीं, उन्होंने रैशनल भी दी, सबने एक एक ही आपने rational प्रोग्राम दी। में बताया हाँ, उन्होंने। सब उन्हें एक ही रैशनल दी, हमारे स्टाफ से गलती हो गई। अच्छा, सबकी एक ही रैशनल थी, फिर माफ़ी ताफ़ी हो गई थी कि आइंदा नहीं करेंगे। तो वो फिर कुछ अरसे ठीक रहा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से काम ही ख़त्म हो गया। अब ये नया दोबारा एक साल जैसे ही आया, खदो खाल EFS के अभी भी वही हैं, ये वो बॉन्ड वगैरह में तमाम था। सिर्फ देखिए EFS में जो लाई गई थी स्कीम, ये इसलिए थी कि डोमेस्टिक चेन। अभी आपको क्या है कि SME तबाह होती है। अगर मैं धागा मंगाऊँ बाहर से और उसका कपड़ा बनाऊँ, मैं आगे बेच ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो EFS में अलाउ नहीं है डोमेस्टिक सेल। तो सिवाय इसके कि धागा उन्होंने मंगाया जो अगेन कॉम्पोजिट है, कपड़ा भी उन्होंने मंगाया, उन तमाम ने। आप छोटों के नाम ही नहीं देखे ना, आपका 70% माल ही 15-20 आदमियों ने लगाया। तो इसके बेनिफिशरीज की फिर तादाद कितनी हुई?
इसके बेनिफिट टोटल 200 Fingertips आदमी है पे? जिसमें से फिंगर टिप्स में। और वो जो वो कह रहे हैं ना कि जी इसका वो देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं हैं लार्जर बेनिफिट है ना, एसएमईज कह रहे हैं हमें लार्जर बेनिफिट है हमारे एसएमई को तो बिजनेसेस। बेनिफिट ही गिनवा दो ना पहले। ये वो हैं कि जो एसएमई के बिहाफ पे यहाँ आके बोल रहे हैं। एसएमई बेचारा तो यहाँ पहुँच भी नहीं सकता। ये तो इत्तेफाक से मैंने एक ये है कि चूंकि मैं समझता हूँ कि मुल्क में एसएमई वो पौधा है जो कल चल के बड़ा होगा। छोटे से काम शुरू, हमने भी छोटे से ही शुरू किया था ना, हम कौन सा कोई पैदाइशी। तो मेरे नज़दीक 50 एसएमई के पौधे होंगे तो 10 दरख्त बनेंगे। लेकिन आप लोगों के बिजनेस को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, हम ये लोगों बड़े के ये भी business क्लियर को होना चाहिए ना। इस तरह इम्पैक्ट किया कि नंबर एक जो जेन्युइन बायर है उन्होंने कहा जी सेल टैक्स फ्री मिल रहा है माल, मैं मंगा लूँ सही है, तो मैं लोकल क्यों लूँ। हाँ। ठीक है, तो ख़त्म हो गया ना लोकल। कॉम्पिटिटिवनेस यानी लोकल माल की। कॉम्पिटिटिव नहीं, आपने बंद ही कर दिया ना, ताला लगा दिया ना कि भाई तुमसे माल लूंगा तो मैं सेल टैक्स दूंगा और रिफंड दूंगा 6 महीने का। तो दिस द रैशनल विच दे गिव फॉर देयर बेनिफिट एक्चुअली उनको उस वक्त क्यों नहीं जागे जब उनका लोकल सप्लाई पे सेल टैक्स लगा, वो क्यों नहीं जागे, इंपोर्ट पे क्यों जागे। अगर हाँ नहीं, मैं आई एम गेटिंग द पॉइंट। आपकी 70% जो है वो दरवाज़ा बंद हुआ तो आप आराम से बैठे रहे कि ये मेरा 30% खुला है, इसको मैं 50 कर लूँगा। और असल है कि मतलब गुदा ही वहाँ था ना दूसरा वाला, वो ख़त्म। आप गूदा कह लें, क्रीम कह लें, जो भी कह लें मतलब। तो अच्छा इसकी स्कीमिंग कब खत्म होगी, या इसकी ये हो गई ऑन गोइंग प्रोसेस है? नहीं ख़त्म हो गई ना। ये अब ये ईएफएस का जो मौजूदा स्टेटस है इसमें 90% ख़त्म का ये वाला भाई जब तक जेन्युइन नहीं जेन्युइन काम की क्या स्टेटस है? ईएफएस में जेन्युइन लोग भी तो होंगे। भाई व्हाट डू यू से कि वो जेन्युइन लोग? जेन्युइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेन्युइन को क्या फ़र्क पड़ेगा। जेन्युइन के साथ तो आपने ये ज्यादती की थी कि वो लोकल खरीदे तो सेल टैक्स और बाहर से मंगाए तो सेल टैक्स फ्री। तो आप चाहते हैं कि लोकल में उसे टैक्स नहीं, अब इंपोर्ट में जब टैक्स होगा तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे वो लोकल और इंपोर्ट में तफरीक नहीं करेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव तो आपको देना पड़ेगा ना ईएफएस का। व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव फॉर ईएफएस? तो ऑल्टरनेटिव है ना, क्या बताएं? ईएफएस का क्या ऑल्टरनेट चाहिए आपको जो चीज़ मंगानी है मंगा ले। एक तो सिर्फ 6 आइटमों पे लगी है, धागे और गिरे के तौर पे। अगर कोई गारमेंट वाला कहता है कि मैं अजीब व गरीब कपड़ा मंगाता हूँ, मैं कार्बन फाइबर मंगाता हूँ, आज भी अलाउ है। हुआ क्या है ईएफएस में, आज धागा डाइस दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप डाइस मार्केट में जाके पूछ तो लें, वो कह रहे हैं कि अब डाइस की इंपोर्ट ही ख़त्म हो चुकी, सारा ईएफएस का मिलता है माल। नहीं एक्सक्यूज मी, इसका डाइस आपका एसोसिएशन कहने का मतलब ये है कि डाइस वाले जो माल बेचते हैं वो उनके पास कोई है ही नहीं चीज़ बेचने हाँ, के लिए। अब मतलब इंपोर्ट ही नहीं है, मतलब वो इजी से खरीद के बेचते हैं। जिसने दूसरे चैनल से मंगवाया उसी ने कहा कि ये आसिफ मैं इनाम नहीं साहब कह आपको रहा, चाहिए ये मैं नहीं मेरे कह से रहा, ले लें। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाइस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का बयान है अखबार में। चलो ये भी बड़ी फिर तो ये डाइस हुआ, केमिकल हुआ, प्लास्टिक है, दुनिया भर की कौन सी चीज़ छोड़ी है। रबड़ की शीटें, होस पाइप, दरवाजे, क्या कुछ नहीं आया। नहीं तो यानी इसकी जो अभी ये कह रहे हैं इसकी एक रिफॉर्म शक्ल आई है, यानी इसकी खाल में कुछ तब्दील किया है सिर्फ कुछ तब्दील किया। एक पोर्शन जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था और उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी जो, और मेरे अपने हिसाब से जब आपने अमेरिका से कमिटमेंट किया है कि हमने आपसे ज़्यादा रुई लेनी है तो रुई कहाँ चलती है, ब्लोरूम में। तो ब्लोरूम ही नहीं होगा तो रुई किससे लेंगे। आप अमेरिका को कहेंगे हमें आपने ये 19% दे दिया, बहुत शुक्रिया, अगले साल हम आपसे रुई नहीं लेंगे। या अगर सारी रुई चले जी, कंपोजिट वाले सारी रुई मंगा लेते हैं, एक मिसाल है, या जो भी एक कर लेते हैं, तो लोकल रुई कौन उठाएगा। क्या हमने सारी ज़िंदगी 40-50 लाख बेल पे फंसे रहना है। मतलब हम 1.5 करोड़ का मुल्क है भाई, क्या हमने खुदा न खास्ता वापस नहीं जाना कभी वहाँ पे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी सारे लॉज चेंज कराएं, हाइब्रिड सीड्स मंगाएं, नॉर्मल वैरायटी सीड्स मंगाएं, सारी दुनिया के ओपन किए। हो सकते हैं 3 साल बाद हम 1.5 करोड़ पे हों, उस वक्त क्या कर रहे होंगे। अच्छा वे बीच में आपने बात की, मैं उसी से ज़रा जोड़ लूँ। आपने अमेरिका के साथ तिजारत की बात की, आपको पता होगा ख़ास नज़र मोहब्बत और ख़ास किस्म की अब आपके साथ कुर्बत उनको पैदा हो गई। वो कह रहे हैं लेट्स ट्रेड मोर, लेट्स डू मोर ट्रेड। तो एम ये है कि आप व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस एडवांटेजियस टैरिफ टू यू। देखिए ये तो सारा उनका कहना ये है कि आपको 19% और इंडिया को 50% लगाया, आपको फ़ायदा क्या होगा ये बताएं। नहीं देखिए आपके जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं वो 20 पे हैं, कुछ सारे पे तो 50 नहीं है। नहीं सारों पे नहीं, ठीक है ना। तो वो तो आपको एक और इंडिया का कितने दिन रहता है, क्या रहता है, वियतनाम का भी इतना 20 ही है ना, तो तकरीबन। कंबोडिया का उन्होंने एक चीज़ उसमें कंडीशन ऐड कर दी हैं कि वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट्स डाल दी हैं।
कि आपको वैल्यू एडिशन प्रूव करनी पड़ेगी, उसका भी सिस्टम आ जाएगा चंद दिनों में। तो ये तो बहुत सारा जो ये स्विचिंग वाला काम था, ये तो वैसे ही आपके खत्म हो टेक्सटाइल जाएगा। वालों ने एक जो हम जब सुन रहे हैं या इट इज़ सेड कि उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि आप नेगोशिएट करके 0% के ऊपर लेकर आएं, लेकिन आप पता है 0% के लिए जीरो शर्त किसको ये- दिया है उन्होंने? नहीं दिया किसी को नहीं है, किसको दिया? लेकिन नहीं तो आप सर, यू वुड हमें- हैव बीन द फर्स्ट ना, नहीं, तो नहीं, रीजन मैं आप बताता वो हूँ। छोड़ देना, आपका जीरो है यूरोप में, प्री टेक्स्ट, हाँ, जीरो है ना यूरोप में, इंडिया का 12 है। लिमिट तक, एक नहीं, हद तक जीएसपी प्लस की। हाँ ठीक है ना, इंडिया का कितना है? 12। आपने क्या कर लिया? जितना आपने जीएसपी प्लस में माल बनाया था उससे ज़्यादा तो आपने इंडिया से धागा कपड़ा खरीद लिया था। और वही काम हो रहा था कि जी फाइन काउंट आता था, लोकल बिकता था, लोकल से दूसरा माल लेके आप कह रहे हैं कि टैरिफ एडवांटेज इज नॉट ए प्री रिक्विजिट टू हायर एक्सपोर्ट। देखिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको एक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको एक मैदान है। अगर आप घर में बैठे रहें तो वो मैदान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो टीम गई थी, आई रियली डोंट नो, भाई नेगोशिएट जो किया, भाई हमें आपके- ये बताया गया कि हमारा भाई एम ये दोनों है ठीक है, आपका ईयू भी ठीक है, आपका अमेरिका भी ठीक है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो लोगों ने देने हैं ना। लोग बोल रहे हैं 19% से कम होना चाहिए ना सर, भाई समझो लोगों बात को को। क्या, आप मैं तो आपको जीरो की मिसाल, आप हर चीज में इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं, अभी आपने बताया कि और जो हमारे और जो है वो कंपेटिटर्स तो- हैं हाँ। बांग्लादेश वगैरह, ये सबके भाई आपको टैरिफ्स क्यों हमसे दे- मिलते जुलते हैं। सिर्फ उन्होंने 10% उनको दिया है कि जिनके साथ उनका ट्रेड सरप्लस था, बारिंग फ्यू। आपको कैसे दे देते? they were actually pushing for any country to come forward and say कि जनाब हम आपको 0% देते हैं, आप हमारी मार्केट हमारा आपके तो लिए 0 है। खुली हुई है। नहीं, हम बोले हमारी, सर उन्होंने कहा ऑटो सेक्टर के लिए खोलो, आपने खोली क्या? आप बोलते हैं नहीं, हमारे जो 3 असेंबलर हैं या 4 असेंबलर हैं या 5 असेंबलर हैं या 6 असेंबलर, आई डोंट नो क्या ऑटो पॉलिसी थी, हम उनकी खातिर ऑटो मार्केट को लिबरलाइज नहीं कर सकते। उन्होंने मना नहीं किया, WTO ने आपको मना नहीं किया, आप किसी भी मुल्क को कुछ भी ऑफर दे सकते हैं, WTO की तरफ से कोई पाबंदी, वो तो बल्कि इनकरेज करते हैं, दे आर प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्री ट्रेड। वो कहते हैं कि द लोअर द टैरिफ्स द मोर ट्रांसपेरेंट विल बी द ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज, ये उनका कहना है, आई डोंट नो। नहीं, अगर हमारे टैरिफ लो होते ना तो कभी हमारी ये 19 सेंट की कोई बिजली नहीं खरीद सकता था। मुल्क बहुत पहले बैठा चुके होते हैं, खुदा न खास्ता। ये टैरिफ वैरिफ हुए हैं ना, ये इन्हीं चक्करों में तो हुए हैं कि वो प्रोटेक्शन में इंडस्ट्री से चलती रही, प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट को कभी अलग टैरिफ दे दिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। अब तो मैंने देखा आधी ज़िंदगी हमारी तो इसी टैरिफ की जिद्दोजहद में ही गुजर गई है। कोई टैरिफ की, कभी गैस की, कभी उसकी अवेलेबिलिटी की, कभी बिजली की अवेलेबिलिटी की। आप ख़रीदते हुए तो कहते हैं जी 8 सेंट में जितना माल लाना है ले आओ, बेचते हुए आपका होता है कि जी अब ओगरा की हेयरिंग होगी, अब नेपरा की हेयरिंग होगी, अब इसकी होगी, वो जी मुल्क में बिजली की कंजम्पशन इस महीने कम हुई है, धूप ज़्यादा निकल आई, वो ज़्यादा निकल आई, तो उसका ये 8 आने का इम्पैक्ट है। अब हम बैठे हुए केस हर दफ़ा हम एक केस लड़ रहे होते हैं। भाई आप हमें सीधे सिंगल लाइन, अच्छा नहीं, ये तो बड़े मजे की आपने बात की। एक्सक्यूज मी, ये पब्लिक हियरिंग भी होती है, आपको नहीं पता? ये पब्लिक, हम लोग जाते हैं भाई। तो क्या करते हैं पब्लिक हियरिंग में, मुझे बताएं ना आप, हम क्या बात करते हैं? वो अपना केस प्रेजेंट होता है बढ़ाने का, हमारा केस प्रेजेंट होता है, तो ये सब खरीदते हुए क्यों नहीं हुआ? नहीं, एक एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे क्लैरिफाई करें ना, आप लोग भी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। ये मुझे ये बताएं, उनका केस किस तरह प्रेजेंट होता है, वो अप्रूव करवा लेते हैं? किसका? यहाँ तो दूध वाला अपने रेट नहीं बढ़वा सकता कमिश्नर साहब के दफ्तर में। आप लोग इतने क्वालिफाइड लोगों के सामने वो लोग जाते हैं, अपना क्या चीज रखते हैं कि रेट वो फौरन कह देते हैं जनाब आपका अप्रूव हो गया सर। वो या आप लोग भी तो प्लीड करते होंगे कि नहीं बढ़ाओ यार, प्लीज नहीं बढ़ाओ। नहीं, वो तो अब उन्होंने तो बेंचमार्क्स बना दिए ना कि जी अब इतनी बिजली होगी तो ये इतने से डिवाइड होकर इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई और चीज़ें फालतू ना डाल दें। बाकी तो ऑटो मैकेनिज्म में आपने 8 सेंट की खरीद ली, अभी अपने शायद चाइना को भी ऑफर की थी कि आप सरप्लस हमारी नॉर्थ से सुन लें, दूध नॉर्थ से बिजली ले जाए, उन्होंने कहा 4 सेंट में दे दो, हम 5 सेंट में। चाइना के जिंगयांग में 5 सेंट की बिजली है। अब आपने अगर 8 में ख़रीद ली है, उसी दरिया पे इंडिया की 3 रुपये 96 3.96 में है, तो हमारा उसी दरिया में 50 किलोमीटर नीचे हमारी बिजली 8 सेंट की हो गई। तो अब वो 4 सेंट में वो भी पहुंचा के लाइन लॉसेस भी आपके, लाइन डालने का खर्चा ये तो उनको बताए ना आप। यू शुड टेल, डू दे हैव अ फिलोसफिकल डिबेट और इज इट अ टेक्निकल डिबेट? ये मुझे आप समझाएं। देयर इज फिलोसफी इन इट और देयर इज ओनली टेक्निकल डिटेल्स। सारी फिलोसफी खत्म कर दी थी ना। हमने कहा कि जी ऐसा करें कि जो 8 सेंट में दे सकता है दे दे। फिर हमने कोई उसमें लिमिट भी नहीं रखी कि 5,000 दे, 10,000 दे। हमने 50, 60,000, 70,000 खरीद लिए। कुछ फिर लैप्स हुए, कुछ को हमने फिर मना किया। फिर एक स्टेज आई कि जिसको ये फलां स्टेज तक पहुँचे हुए सिर्फ वो करेंगे। वो छटते अब आप ये
50,000 पे, फिर ये IPP रीनेगोशिएट है, बहुत सारे ऑफलाइन हुए, जिसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारा कोई इदारों का किरदार है। अगर वो नहीं होते तो आज 56 रुपये की बिजली नहीं, होती। लेकिन जस्ट फॉर माय ओन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगले दिन मैंने देखा एक बिजनेसमैन भी इस पब्लिक हियरिंग के अंदर मौजूद थे। आई एम नॉट मे नेमिंग हिम, पता नहीं आपको पसंद है नहीं पसंद है, मैं कुछ नहीं कह नहीं नहीं, वो सकता। हमारा फेडरेशन की तरफ से भी होते हैं और एप्टमा की तरफ से भी होते तो इज इट एन ऑनलाइन, इज इट अ हीटेड डिबेट, इज इट सम काइंड ऑफ डिबेट वेयर यू हैं। भाई आर्ग्यू एंड यू से आप कि नहीं देखिए, ये अगर हुकूमत एक कानून बना दे कि ये चीज़ इस तरह करके आप पे पास ऑन होगी, मैकेनिज्म तो वो नहीं कानून ही, मतलब एक मैकेनिज्म बना ले दे, डाउन, हाँ। तो वो नेपरा उसी फील्ड वर्क में ही आपको कोई डिसीजन दे सकती है। नहीं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस वाइबल नहीं होगी तो आप रोलर रप्पा तो डालेंगे ना भाई। वो कि वही डाल सकते हैं ना, वो तो गवर्नमेंट से ही डालेंगे ना। भाई अब 8 सेंट की अगर बिजली खरीद ली या डबल खरीद ली, मतलब ज़रूरत 25,000 की है, 50,000 खरीद लिया, वो तो गवर्नमेंट से ही बात हो गई ना। और नेपरा से तो ये है कि नेपरा ने अप्रूव किए थे सब प्रोजेक्ट। डिसीजन मेकर कौन है, बस ये मुझे बताएं। आप खुद नहीं। आप साफ़ी हैं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, भाई। अब हमें ये तासुर आता है कि जो बहुत हाई लेवल डिसीजंस होते हैं वो या तो कैबिनेट कमिटीज़ डिसाइड करती हैं, या फिर अगर कोई उससे भी हाई लेवल हो तो ECC डिसाइड करती मेरे ख्याल में है, या फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर होता है। वी शुड कम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। नहीं, मिनिस्टर हैज सेड वेरी क्लियरली ना क्या? कि he has to look after he has to look after the entire जैसे आप कहें इंटायर सिस्टम। इट कैन नॉट बी ओनली द कस्टमर्स दैट नीड टू बी लुक आफ्टर। इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आई है IPPs में और चीज़ों में, उनके इंटरेस्ट भी वॉच करने पड़ेंगे। स्टेट इज अ गारंट है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी आई है। एक तो जब आपने कहा मैं 8 सेंट में माल लूँगा, हर किस्म की गारंटी आपकी, आप कैपेसिटी लगाएं, कैपेसिटी पेमेंट लें, तो वो तो बॉन्ड है, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। वो आपने कर्जा लिया है, बिजली बने नहीं बने आपने देना है, तो वो कर्जा हुआ, वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुआ। इन्वेस्टमेंट तो रिस्क लेता है, रिस्क कहाँ है इसमें? अब इसको इन्वेस्टमेंट क्या क्यों रहा है? वी हैव टेकन एन ओपन एंडेड लाइबिलिटी ऑफ 8 सेंट इनटू दिस बिलियन। तो आप उसको आपको याद, आपके शो में कहा था कि 100-110 बिलियन की तो हमारी ऑफ बुक लाइबिलिटी खड़ी हो गई है, जो बिच्योर होती जाएंगी। नहीं, वो आपने जो पूछा तो सवाल पे मैंने जिम्मेदारान से पूछा। नहीं, आप मैंने फिर जिम्मेदारान से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा ना करते, खैर उनको बहुत लंबी तकरीर दी, बहुत लंबी तमहीद भरी, पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर की नहीं की या लोगों को इतना देखा, वो बहुत लंबी उन्होंने तमहीद भरी कि GDP ग्रोथ रेट बड़ी पाकिस्तान की स्टैग्नेट कर रही थी, अगर हम एनर्जी ना ख़रीदते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हमने IPPs को जल्दी से लगाया वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये बात जो इन्होंने पॉइंट दिया था, यही पॉइंट पर मैंने पकड़ लिया, इन्होंने मुझे बताया था, मैं यही पॉइंट उनको पकड़ लिया। मैंने कहा आपने कैसे ये किया? उन्होंने कहा कि अगर हम ये ना करते तो कोई भी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ना होती, क्योंकि वो कह रहे थे मैं आपकी बात ही मैं लेके चलता हूँ, ये उन्होंने ठीक है। लब्बो लिबाब जो। हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ, जो लॉजिक आपको दी गई है ना, ये मतलब मैं मौजूद के साथ कहता हूँ कि ये तकरीबन हासे के बराबर है कि आप क्या दोबारा दोहराएं? हंसने के लिए काफ़ी है, मतलब इट्स बेसिकली वो ये है कि आप कह रहे हैं कि जी चूँकि बांग्लादेश में 4 सेंट में बिजली बनती है, हमें 8 में इसलिए देना है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, हमें ये सब गारंटियाँ देनी हैं, ठीक है। उसके बाद साथ में आप कहते हैं मैंने डबल ले लिया क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर आएंगे बांग्लादेश के बदले 8 सेंट की बिजली में जो लगाएंगे, उनके लिए हमें जहन में नहीं आ रहा कि उन्हें 2 सेंट में देनी पड़ेगी क्योंकि वो भी नहीं आएंगे, और हमने डबल ले ली। कम ऑन यार। नहीं, मैं आपने तो खैर नाम लेके पिछली दफ़ा उन साहब का नाम भी लिया था जिनके अदवार के अंदर ये सब कुछ हुआ, लेकिन नंदलेस अब आप छोड़े सवाल आपने कहा, सवाल मैंने पूछ लिया था, मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने कहा बताएं जी, मैं आपको जवाब भी बता दिया ना। उन्होंने यही जवाब दिया होगा हम तरक्की देख रहे थे, हम ये देख रहे थे। जब आपको IPP लगाने के लिए दुनिया से डबल भाव, हर किस्म की गारंटी चाहिए तो आप कौन सी तरक्की देख रहे थे कि कौन पागल आके पैसा लगाएगा? इतना तो सोचना चाहिए भाई। आप 4 सेंट वाले मुल्क में जाएगा या 8 सेंट में जाएगा, और 8 सेंट में भी जहाँ दुनिया भर की गारंटी दे रही है वहाँ कोई अनगारंटीड पैसा लाएगा। अगर उसमें पैसा लाना होता तो बिजली बनाने में ही ले आता। ये सारा ऐसे ही है बस। अब आप इस पे आ जाएंगे। नहीं, आप तो इससे बड़ी डिबेट पे बैठे थे, आप तो जो है वो मैंने देखा था वो भी बैठे हुए थे साथ, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे थे। तो किसी दिन ऐसा मौका निकालेंगे कि हम भी यहाँ पर कोई डिबेट करवाएंगे, लेकिन मैं इनसे बुलवा दूंगा उनको, बगैर बराबर में बैठे होंगे, क्योंकि मैंने देखा नाजरीन के बहुत सारे लोग बराबर में जब बैठते हैं तो वो फिर नहीं बोलते, ये थोड़े अग्रेसिव हैं, ये पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कि खैर अब आप जो है वो देखो
कि अब हमें सोल्यूशन की तरफ आना है। सबसे पहले आपको एक सिंगल लाइन टैरिफ इंडस्ट्री को देना होगा। ये रोज़ की हेयरिंग, ये कोई 10 साल का बिल निकाल के, अब वो 10 साल का बिल बिजली पे भी डलेगा। भाई सिंगल लाइन का मतलब ये है कि आपको 5-6 साल के लिए तो देना होगा कि कि जी 8 सेंट या कितना जो रीजन में है। रीजन में तो 6 है, जिंगयांग में हमारे 5 सेंट है, नॉर्थ में ही। इंडिया में कहाँ है? मैंने आपको बताया जो डैम। अब आपको सिर्फ आपका हल कंजम्पशन बढ़ाना है। देखिए हमारा जो एनर्जी का मिक्स है ना, वो इस वक्त 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये। अब आपको पता है कि इस वक्त जब हम हाइड्रल चलाते हैं तो हम न्यूक्लियर कम करते हैं, न्यूक्लियर चलाते हैं तो हाइड्रल कम करते हैं। दोनों हमारी फ्री की एनर्जी है। हमारे सिस्टम के अंदर इतनी सारी बिजली लेने की कैपेसिटी ही नहीं है। ये नहीं है, बहुत सारी जगह है। उसकी अपग्रेडेशन करने के नहीं लिए भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने नहीं, पड़ेंगे। वो नहीं। हमें ये बताया गया सर यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। हाँ। ठीक है ना। अब जैसे कराची है, अब आप साउथ पे आ जाए ना, आपके पास न्यूक्लियर है, आपके पास दोनों पोर्ट पे प्लांट है जिसको आप पार्शियली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो है ही तकरीबन डोमेस्टिक के लिए तैयार। इसी तरीके से आप साउथ का सरप्लस देख लें। आप कोशिश करें कि जी साउथ में फॉरेन कराची। हाँ मतलब ये साउथ ही हो गया ना। कराची लगे, हब लगे, ठट्ठा लगे, एक ही बात है ना। साउथ इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई आप यू डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू कराची। इस जो साउथ में है वहाँ आपकी 2000 मेगावाट बिजली आसानी से खप जाएगी। उसके लिए आपको कौन से कोई बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये बात तो है। ठीक है ना। ये तो आपका उसके लिए ग्रेड अपग्रेड नहीं चाहिए इतना बड़ा। वो नहीं चाहिए नो ना, बिग डील। वो तो इतना बड़ा है ही मे भी नहीं। कोई ट्विकिंग करनी पड़े तो आई डोंट नो। आपका ये प्लांट खड़ा है, ये सामने उसके इंडस्ट्री लग गई, इसमें कौन सा कोई बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए? आपको बेसिकली इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे ऊपर नॉर्थ में चाहिए तो उसके अपने इश्यूज आएंगे, मगर वहाँ भी हाइडल सरप्लस है। अब आपने जो एक डैम बना रहे हैं वो अब सिर्फ रिजर्वायर के लिए बन रहा है, तरबिला का जो अप स्ट्रीम है, उसमें से टर्बाइन अभी रोकी गई हैं कि भाई ये और कैपेसिटी पेमेंट ड्यू हो जाएगी, इसको अभी ना करें, इसको डेफर करें। मतलब कभी कभी तो देखिए हमारे पास ये वीवर सऊदी अरब ऑफ हाइडल पावर, हमारा 40,000 तो आज से 82 में मैंने पढ़ा था 40,000 पोटेंशियल है। आज तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद 80,000 लाख। चाइना एक डैम बना रहा है 1 लाख मेगावाट का। Yes. 1 लाख। It's even going to be bigger than Three Gorges. 5 times। Yeah, it's going to be bigger than the Three Gorges Dam, which is the largest standing dam. उससे भी बड़ा बना रहे हैं। उससे 5 गुना बड़ा। तो आप ये देखें कि लोग किधर जा रहे हैं, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि अब ये जो बात करते हैं हमेशा आसिफ इनाम साहब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाते हैं आवाम के लिए कि भाई सोचें, थिंक। और वो पता है कितने में बन रहा है? कितने में बन रहा है? आप बताएं। 46 बिलियन डॉलर। बस 1 लाख मेगावाट, 46 बिलियन डॉलर। क्या कॉम्पीट करेंगे? ह्यूज प्रोजेक्ट, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज सर प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया। 5 पाकिस्तान हो गया, 5 पाकिस्तान की टोटल पावर। ये जो बात इन्होंने की है जी, आप ये जो बात इन्होंने की है बहुत अहम है, पावर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताए, साथ में इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई किया। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। वेट फेमस इज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।